नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। भारत भ्रमण की बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ऋषि सुनक की पीएम मोदी के साथ जल्द हो सकती है मुलाकात। अगले महीने ही बड़े मंच पर होंगे दोनों नेता। पैरोल पर बाहर आते ही राम रहीम ने बदला हनीप्रीत का नाम। गद्दी को लेकर कही बड़ी बातें। मेडिकल इंजीनियरिंग में लड़कियों को आरक्षण देना भूले नीतीश कुमार। सुशील मोदी बोले 3700 बेटियां रह जाएंगी वंचित। चुनाव से पहले केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड, कहा नोट पर गांधी के साथ लगे लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर। और रेलवे का अहम फैसला, उधना दानापुर उधना के बीच चलेंगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें। अब खबर विस्तार से। ब्रिटेन के सत्ता अब भारतीय मूल के ऋषि के हाथों में है। वहीं ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के बाद भारत में भी जश्न का माहौल है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें इसे लेकर बधाइयां दी हैं। अब इसके बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई, जिसमें बताया जा रहा है कि जल्द प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता इंडोनेशिया में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में 15 से 16 नवंबर को बाली में होंगे और जहां उनकी मुलाकात भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल चुके भारतीय मूल के ऋषि सुनक की भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात अगले महीने बाली में ही होगी। हालांकि इस दौरान मोदी और सुनक की द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर भी अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सम्मेलन के दौरान दोनों नेता एक साथ रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी होंगे। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि सुनक और मोदी की संभावित मुलाकात के साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही व्यापार समझौते की कवायद भी रफ्तार मिल सकती है। पहले इस समझौते के लिए दिवाली 2022 की मियाद रखी गई थी। सूत्रों की माने तो इस व्यापार समझौते पर दस्तखत का गवाह बनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी लंदन जा सकते हैं। इसे लेकर शुरुआती दौर की कवायद भी शुरू हो चुकी है। पैरोल पर जेल से बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का नाम बदलकर रूहानी दीदी कर दिया है। अपनी 2 शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख हाल ही में सोनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए और हरियाणा में पंचायत और आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राम रहीम को मिली पैरोल पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। पैरोल पर बाहर आए राम रहीम से डेरे की गद्दी बदले जाने वाले प्रयासों को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिस पर राम रहीम ने कहा हम हैं, हम थे और हम ही गद्दी पर रहेंगे। ये दोनों तरह की घोषणाएं राम रहीम ने यूपी के बागपत में मौजूद बरनावा आश्रम में साधु संगतों को संबोधित करते हुए कहा। हरियाणा में आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए कई नेता गुरमीत राम रहीम के सत्संग में पहुंचकर आशीर्वाद भी ले रहे थे और इसी दौरान राम रहीम ने जेल से निकलते ही सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी अपलोड किया, अपने समर्थकों को मैसेज दिया इस वीडियो के जरिए और 2 बार सोशल मीडिया के जरिए सत्संग भी किया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को सत्संग को यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राज्यों के और विदेशों में रह रहे समर्थकों ने यूट्यूब पर सुना। राम रहीम ने यूपी से ऑनलाइन सत्संग किया और सत्संग में करनाल जिले के साधु संत भी शामिल हुए। इस दौरान जिले के पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों ने भी राम रहीम का आशीर्वाद लिया। लड़कियों को आरक्षण देना नीतीश कुमार भूल गए हैं। क्या 3700 बेटियां वंचित रह जाएंगी? अब इसको लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। मंगलवार को सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि राज्यों के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले में लड़कियों को 33% आरक्षण देने में एनडीए सरकार की घोषणा को नीतीश कुमार ने भुला दिया है, जैसे 3000 बेटियां इंजीनियर और 700 बेटियां डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएंगी। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर महिला आरक्षण लागू करने का आदेश निर्गत करे।
साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने ही देश में पहली बार बिहार के स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू किया है। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल 93,065 सीट है, जिसमें आरक्षण नहीं मिलने से लगभग 3,000 छात्राएं वंचित रह जाएंगी। अगर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्यों के 11 सरकारी और 7 निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल सीटें 2021 है और एक सरकारी और 4 निजी डेंटल कॉलेज में कुल 270 नामांकन हो सकते हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की 22,091 सीटों पर यदि 33% आरक्षण नहीं मिला तो 700 लड़कियां डॉक्टर नहीं बन पाएंगी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार 14 महीने पहले की घोषणा को क्यों नहीं लागू कर पाए, इसका खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी लगातार सरकार पर हमलावर है और अब उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग में लड़कियों के आरक्षण को लेकर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अहम अपील की है। उन्होंने कहा कि एक और जहां देश की करेंसी कमजोर हो रही है तो वहीं अर्थव्यवस्था भी डावाडोल हो रही है। जब भी हम किसी संकट में फंसते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। बीते दिनों दीपावली में हम सभी ने श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि गंभीर से गंभीर स्थिति में भी हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं। ऐसे में मेरी अपील है कि भारतीय करेंसी यानी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ दूसरी ओर श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की तस्वीर भी लगाई जाए। इस दौरान सीएम ने कहा कि नोट पर गांधी जी की तस्वीर जैसे ही है वैसे ही रहने दें, लेकिन एक तरफ देवताओं की तस्वीर भी लगाई जाए। प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे ये सवाल किया गया कि उन पर हिंदुत्व कार्ड खेलने का आरोप लग रहे हैं तो केजरीवाल ने कहा कि यह आरोप लगते हैं लेकिन सच की ताकत कोई नहीं कमजोर कर सकता। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली के प्रदूषण और संभावित निगम चुनावों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को स्वच्छ हवा वाला शहर बनाएंगे और हमारी मेहनत का नतीजा दिख रहा है। इस बार दिल्ली के प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है। त्योहारों के मौसम को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से अहम फैसला लिया गया। रेलवे प्रशासन द्वारा दिवाली और छठ पूजा के दौरान अतिरिक्त यात्री यातायात दबाव को क्लियर करने के लिए उधना दानापुर उधना के मध्य एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ी पश्चिम मध्य रेलवे से इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशनों को होकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 09031 उधना दानापुर स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर 2022 को उधना स्पेशल ट्रेन से 20:35 पर प्रस्थान, अगले दिन इटारसी 6:05 पर और पिपरिया 7:05 पर, जबलपुर 9:30 बजे और कटनी 11 बजे और सतना 12:45 पर और 23:30 बजे दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09032 दानापुर उधना स्पेशल ट्रेन 28 अक्टूबर 2022 को दानापुर स्टेशन से मध्य रात्रि 2:30 बजे प्रस्थान करेगी और सतना 12:55 पर, कटनी 14:15 पर, जबलपुर 15:40 पर और पिपरिया 17:35 पर और इटारसी 18:27 पर दूसरी दिन प्रांत 5:10 पर उधना स्टेशन पहुंचेगी। ये गाड़ी रास्ते में दोनों दिशाओं में नंदुरबार, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, सतना, मणिकपुर, प्रयागराज, छिपकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा स्टेशनों पर रुकेगी और इस गाड़ी में 2 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 4 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और 10 शयनयान श्रेणी और 4 सामान्य श्रेणी, 1 जनरेटर कार और 1 SLRD सहित कुल 22 कोचें भी रहेंगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और रेलवे की ओर से त्योहारों के इस मौसम में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि त्योहारों को लेकर अपने घर जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, साथ ही इस दौरान जुटने वाली अतिरिक्त भीड़ से भी निपटा जा सके।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वह नाथ द्वार पहुंचे और श्रीनाथ प्रभु के दर्शन के बाद विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा स्थान पहुंचे। उपराष्ट्रपति धनखड़ का राजस्थान से खास नाता रहा है, क्योंकि उनका गांव झुंझुनू में है और चित्तौड़गढ़ जिले के सैनिक स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंत्री उदय लाल अंजना, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उनके आने से पहले ही विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सुरक्षा, स्वागत, कारकेड, रूट प्लान, एम्बुलेंस, सभी चिकित्सा व्यवस्थाओं, एयर क्रू की आवास, भोजन और वाहन व्यवस्था, सुरक्षा, पास, प्रवेश व्यवस्था आदि के लिए विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपे थे। उनके आने के बाद भारी पुलिस बल साथ में मौजूद रहे और उपराष्ट्रपति धनखड़ नाथ द्वार विश्व स्वरूप शिव प्रतिमा स्थान पहुंचे। उससे पहले उनका स्वागत की तैयारियां हो चुकी थी और उनके पहुंचने के बाद मेवाड़ी अंदाज में स्वागत हुआ। फिर कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे जगदीप धनखड़। फिर उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुलावे पर दूसरी बार यहां आने का मौका मिला। दोनों बार देखकर बहुत खुशी हुई। उद्योगपति मदन पालीवाल ने जो सोच रखी थी इस प्रतिमा को बनाने के लिए, उसे हकीकत किया। आपको बता दें कि शिव प्रतिमा का लोकार्पण कार्यक्रम 29 अक्टूबर को शुरू होगा और जो कि 6 नवंबर तक चलेगा। इसमें मुरारी बापू राम कथा पढ़ेंगे और रात के गायक, कलाकार सहित अन्य कार्यक्रम भी होंगे। राजस्थान के बारा रेलवे स्टेशन पर अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई। दरअसल बारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री गेट के पास कैंटीन के गुमटी में लाइट चालू करते वक्त स्पार्किंग होने से आग लग गई। कैंटीन में रखे कागज और तेल के चलते देखते आग ने जोर पकड़ लिया और कुछ ही देर में कैंटीन के भीतर आग की लपटें निकलने लगी। आग की लपटें निकलते ही देख प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों द्वारा अग्निशमन को फोन किया गया। कुछ ही देर में नगर परिषद की से दमकल की टीम मौके पर पहुंची और अग्निशमन कर्मचारियों ने कुछ देर तक मशक्कत के बाद गुमटी की भीषण आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग पर काबू पा लेने से रेलवे स्टेशन पर कोई बड़ी अनहोनी होने से रह गई और इस दौरान रेलवे द्वारा कुछ समय के लिए सामने से गुजर रही रेल लाइन पर एहतियात के तौर पर आगमन रोक दिया गया। हालांकि किसी भी पैसेंजर ट्रेन का समय ना होने से ट्रेनों की परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बताया जा रहा है कि कल दीपावली की छुट्टी के बाद कैंटीन संचालक ने जब कैंटीन खोला और लाइट जलाई तो इस दौरान बिजली बोर्ड से स्पार्किंग हुई, जिसके कुछ देर बाद ही कैंटीन में आग पकड़ ली। साथ ही कैंटीन में गैस भरे सिलेंडर रखने से हर समय उनके फटने का डर, खतरा मंडरा रहा था। साथ ही दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू फिलहाल पा लिया है और कैंटीन के आग के अलावा रेलवे को कोई भी अन्य विशेष नुकसान नहीं पहुंचा है। इस दौरान कोतवाली थाना पुलिस और आरपीएफ के जवान भी आग बुझाने का प्रयास करते हुए नजर आए थे।
राजस्थान सरकार बेटियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल प्रदेश के इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की गई है। अब सरकार की ओर से आरटीआई के तहत पढ़ने वाली बेटियों का 12वीं कक्षा तक का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। सरकार की तरफ से इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी और बजट में घोषणा के साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कार्य करना शुरू कर दिया गया था। अब इसकी सौगात दे दी गई है और राजस्थान की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिका शिक्षा को निःशुल्क कर दिया है और सीएम गहलोत की बजट घोषणा के क्रियान्वित के तहत शिक्षा विभाग की ओर से इस साल से यह आदेश लागू होने जा रहा है। इसकी तैयारियां शिक्षा विभाग की ओर से पूरी तरह से कर ली गई है। बालिका शिक्षा के बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस घोषणा के तहत अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जहां आरटीआई के तहत प्राप्त करने वाली बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, वहीं इस साल 8वीं कक्षा पास कर 9वीं में प्रवेश करने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी.डी. कल्ला बोले कि सीएम अशोक गहलोत ने बेटियों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिससे बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से राइट टू एजुकेशन की शुरुआत की गई है। आरटीआई के तहत प्रदेश की निजी स्कूलों में शुरुआती कक्षा की 25% सीटों पर आरटीआई के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाता है और इसके साथ ही कक्षा 1 से 8वीं तक इन बच्चों की पढ़ाई की एक मुश्त निर्धारण राशि सरकार की ओर से वहन की जाती है। लेकिन इस साल बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की थी। कोरोना महामारी की गाइडलाइन में छूट मिलने से 2 साल बाद 5 दिवसीय दीपोत्सव का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। शहर में बाजारों में त्योहारों पर खरीदारी के लिए बड़ी भीड़ भी उमड़ी और दीपावली और अन्य त्योहार को देखते हुए बाजारों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही बाजार में जगह जगह पुलिस के जवान तैनात करने के लिए पॉइंट बनाए गए। बाजारों में भीड़ को देखते हुए एएसपी, डीएसपी और थाना अधिकारी खुद गश्त करते हुए नजर आए। वहीं रात को भीड़ कम होने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जवानों के पास जाकर उन्हें मिठाई खिलाई और परिवार के लिए मिठाई के पैकेट भी दिए। राजस्थान के भरतपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने दीपावली के त्योहार पर नई पहल की और शहर में कानून व्यवस्था और यातायात को संभालने के लिए जितने भी जवान लगाए गए थे, रात करीब 11:30 बजे पॉइंट पर जाकर आईजी और एसपी ने अपने हाथों से उनको मिठाई खिलाई और दोनों अधिकारियों ने जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही जवानों को घर पर बच्चों के लिए ले जाने के लिए लड्डू के पैकेट भी लिए और आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि दीपावली का पर्व हो या फिर कोई और त्योहार, पुलिस वाले हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इस वजह से वो अपने परिवार के साथ त्योहार नहीं मना पाते हैं। जवानों से लेकर अधिकारियों तक की यही स्थिति होती है, लेकिन सिपाही से लेकर डीजी तक पुलिस ने भी अपने आप में एक परिवार है और आज हम ड्यूटी के साथ साथ अपने परिवार को साथ दिवाली मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर पीक समय निकल चुका है और अब भीड़ भी कुछ कम हो गई है। ऐसे में उन्होंने एसपी और अन्य अधिकारियों के साथ जवानों की मिठाई खिलाई और दीपावली का त्योहार मनाया। उन्होंने कहा कि परंपराएं हैं, कुछ पहले भी रही है और कुछ नई और कुछ अच्छी भी परंपराएं शुरू होनी चाहिए, ये आगे भी चलती रहेंगी। राजस्थान के भरतपुर जिले में सीकरी कस्बे में दीपावली के त्योहार पर पटाखा चलाते समय 16 वर्षीय किशोर झुलस गया। जिस समय किशोर झुलसा उस समय घर के अंदर किशोर के 90 वर्षीय दादा भी मौजूद थे। ऐसे में दादा ने देखा कि उनका पोता पटाखे जलाते जलाते झुलस गया है। घायल पोते को देख दादा सदमे में आ गए और सदमे में आने के कारण उनकी मौत हो गई। परिजन दादा पोते को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दादा को मृत घोषित कर दिया और पोते की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने किशोर को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सीकरी कस्बा के पीपला माता मंदिर के पास रहने वाले मदन लाल घर के अंदर लेटे हुए थे।
तभी मदन लाल का पोता ध्रुव दीपावली के त्योहार पर के अवसर पर आतिशबाजी करने लगता है और आतिशबाजी करते समय अचानक ध्रुव के हाथ में पटाखा फट गया और ध्रुव के हाथ में पटाखा फटने से किशोर ध्रुव खन्नी गंभीर रूप से घायल हो गए और ध्रुव को घायल अवस्था में देख दादा मदन लाल भी सदमे में आ गए और सदमे में आने के कारण उनकी मौत हो गई। परिजन दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने दादा को मृत घोषित कर दिया और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि ध्रुव दीपावली पर आतिशबाजी कर रहा था तो इसी दौरान ये सारी घटनाएं हुई। घायल पोते को देखकर दादा जो है वो सदमे में आ गए और सदमे के आने के कारण दादा की मौत हो गई। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दीपावली के अगले ही दिन यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रहण का ये नजारा देखा। इसके लिए पहले से ही इंतजाम कर लिए गए थे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल चश्मा और टेलीस्कोप के जरिए देखा, साथ ही जिसके जरिए वह सूर्य ग्रहण के नजारे के साक्षी बन गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम तारामंडल स्थित वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पहुंचकर आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। टेलीस्कोप और विशेष चश्मे से खगोलीय घटना का अवलोकन करने के साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से ग्रहण की गई आवृत्ति, समय और ग्रह को लेकर जानकारी ली और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये भी समझाते रहे कि कोई भी नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। गोरखपुर में शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक सूर्य ग्रहण रहा था, तो वहीं मुख्यमंत्री शाम 4:40 पर नक्षत्रशाला पहुंचे थे। यहां उन्होंने पहले टेलीस्कोप से और फिर विशेष चश्मे और फिर स्पेशल दूरबीन से सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। ग्रहण अवलोकन के दौरान वह वैज्ञानिकों से जानकारी भी लेते रहे और वैज्ञानिकों ने बताया कि गोरखपुर से यह आंशिक सूर्य ग्रहण 52 मिनट तक दिखा और मुख्यमंत्री ने पूछा कि नवंबर महीने में पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण लगेगा, तो पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा, आखिर इतनी जल्दी ग्रहण क्यों लग रहा है। तो इस पर वैज्ञानिकों ने बताया कि एक साल में 5 से 7 बार सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ खगोलीय घटना को लाइव देखते हुए जरूर उपकरणों
की व्यवस्था को की जाए। और मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रहण की प्रवृत्ति के क्रम में आज अमावस्या के दिन आंशिक सूर्य ग्रहण की दुर्लभ खगोलीय घटना देखने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही रहस्यों का पता लगाने कल्याण का मार्ग और प्रशस्त किया जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू मरीज के प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ाए जाने के आरोप में घिरे ग्लोबल हॉस्पिटल पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज के इस प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती जांच के बाद ही सील कर दिया गया था। अब प्राधिकरण ने अस्पताल की बिल्डिंग को अवैध बताते हुए इस पर जमींदोज किए जाने का नोटिस जारी किया है। इसको लेकर अल्टीमेटम का नोटिस भी दिया गया है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि जांच में ये साफ हुआ कि आरोपी ग्लोबल हॉस्पिटल एक ट्रॉमा सेंटर है और जिस बिल्डिंग में चल रहा था वह अवैध है। निर्माण कार्यों से पहले प्रयागराज में विकास प्राधिकरण से ना तो मंजूरी मिल गई और ना ही उसका नक्शा पास कराया गया। विकास प्राधिकरण की एमसीडी अभिनव रंजन के मुताबिक आरोपी ग्लोबल हॉस्पिटल को जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई थी और इस दौरान अगला बिल्डिंग मालिक ने 3 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो नियम अनुसार बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि ग्लोबल हॉस्पिटल किराए की बिल्डिंग में चलता था। यह हॉस्पिटल प्रयागराज के झलवा इलाके के एयरपोर्ट के नजदीक बना हुआ है और प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में से जुड़े हुए एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया और 21 अक्टूबर को ये काम किया था। गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही अफसरों ने गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि हॉस्पिटल को अब सील कर दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम तकरीबन 50% तक पूरा हो चुका है। दीपावली के दिन खुद नरेंद्र मोदी जब अयोध्या गए थे तो उन्होंने मंदिर निर्माण के काम का जायजा लिया था। आपको बता दें कि 2.77 एकड़ के दायरे में मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण सितंबर 2023 तक पूरा कर लिया गया। प्रमुख और द्वितीय काल तक निर्णय उसके बाद किया जाएगा जब मंदिर कुल 3 फ्लोर बनाए जाएंगे। हर तरह की ऊंचाई लगभग 20 फुट ही होगी और मंदिर का शिखर 191 फीट ऊंचा रहेगा और मंदिर में प्रवेश करने के लिए तकरीबन 30 से 40 सीढ़ियां के बाद गर्भगृह तक श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। इसके अलावा मंडप परिसर में दाएं और बाएं तरफ बनाए जा रहे हैं जिसे अलग अलग नाम दिया जा सके। तो साफ तौर पर अयोध्या में राम मंदिर जो है उस पर तेजी से काम करते हुए लोगों को देखा गया। तेजी से चल रहा है राम मंदिर, उसको देखा गया और फिर 50% जो है वो काम पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से पुलिस ने 9,40,000 रुपए नगद और चोरी की मोटर पार्ट्स बरामद किए हैं। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चोरी की 4 बड़ी घटनाओं को खुलासा किया है जिनमें से 3 चोरियां को मुकदमा जनपद मुजफ्फरनगर में दर्ज हुआ था और एक चोरी को घटना का मुकदमा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में दर्ज हुआ था। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने पचंडा पुलिस के पास से एक चेकिंग के दौरान बरेली के रहने वाले इकराम उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया जिसके बाद से पुलिस ने नगद रुपए और मोटर पार्ट्स जब्त किए। पुलिस ने शातिर चोर को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया और पुलिस को आधिकारिक
लंबे समय से तलाश थी, जो कि शोरूम में मोटर पार्ट्स चुराता था। एसएसपी विनीत जसवाल ने बताया कि नई मंडी थाने की पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर सराहनीय काम किया, जिससे पूछताछ में अब तक चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 चोरी की घटना जनपद मुजफ्फरनगर में हुई थी। और एसएसपी ने बताया कि ये शातिर किस्म का चोर गाड़ियों के शोरूम में मोटर पार्ट्स की चोरी करता था और फिर उन्हें बेच दिया करता था। पूछताछ में बताया गया कि मुजफ्फरनगर जनपद और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के अलावा भी इसने कई जनपदों में चोरी की घटनाओं का भी अंजाम दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।